नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक अजीम शख्सियत को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जहां से आपके यूपीएससी प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। हम राजनीति से ऊपर उठकर और हमें एक स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए कि जिस शख्सियत के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, कांग्रेस के अधिवेशनों के अंदर, आर्थिक योजनाओं को तैयार करने के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रखने के में, समाजवाद को एक नए रूप में लाने में, भारत की विदेश नीति को तैयार करने में, पूर्ण स्वराज की घोषणा करने में, पूर्ण स्वराज का इम्प्लीमेंटेशन करने में और राजनीति के अंदर विरोध की ऐसी भावना कि अगर जनता के हित में अपने पिता का भी विरोध करना पड़े तो उसका भी विरोध किया जाए, ऐसे विचार रखने वाले। और साथ ही साथ जब 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली जो अंतरिम सरकार हम कहते हैं, वो जो सरकार बनी, उस सरकार में उन्होंने अपने विरोधियों को भी शामिल करके ये उदाहरण पेश किया कि लोकतंत्र को किस प्रकार से जिंदा रखा जा सकता है। इस प्रकार नेहरू में बहुत सारी काबिलियत थी, लेकिन हम उनके कुछ ड्रॉबैक्स को भी देखेंगे। उनकी कमजोरियां भी थी, जो कमजोरियां आज काफ़ी आलोचित हो रही है। वो चाहे कश्मीर मुद्दा हो, चाहे चीन के प्रति उनकी नीति हो, या उनके कुछ व्यक्तिगत पर्सनल मसले हो, या परिवारवाद की भावना रही हो, हम पूरे तरीके से क्या पंडित नेहरू के प्लस पॉइंट थे, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे और क्या योगदान उनका रहा, उसका व्यापक विश्लेषण हम यूपीएससी प्री एग्जाम 2020 को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। यहां पर एक चीज़ और मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि अनअकैडमी जो है वो जल्दी ही अनअकैडमी प्लस पर मेरे दौलत खान के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें मेरा कोड होगा दौलत 10 के नाम से। 1-2 दिन के अंदर ही मैं आपको पूरा प्रोग्राम बता दूंगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है। निश्चित रूप से इसी सप्ताह में ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है ये अनअकैडमी के प्लस पर होगा। अनअकैडमी प्लस का ये प्रोग्राम होगा जिसमें मेरा कोड जो है दौलत 10 के नाम से है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग अनअकैडमी को फॉलो करते हैं, जो लोग यूपीएससी प्री 2020 की तैयारी करने जा रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के साथ निश्चित रूप से जुड़े, क्योंकि हम उसमें बेसिक से लेकर आपके प्री एग्जाम में, आपके मेंस एग्जाम में और कहाँ से और क्यों क्वेश्चन बन सकता है, उसका व्यापक एनालिसिस हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप अगर इस जो मैंने कहा उससे सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दौलत 10 लिखकर जरूर भेजें। इसमें मेरा कोड होगा DAULAT, दौलत 10 के नाम से ये कोड होगा। आप जरूर लिख के भेजें। ये मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था पर अनअकैडमी प्लस पर ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राजनीति में गांधी युग के महान नेता। अगर मैं परिचय कराऊं तो भारतीय राजनीति में गांधी युग के महान नेता, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले, भारत में सबसे लंबे समय तक 1947 से लेकर 1964 तक वे भारत के पीएम रहे, लंबे समय तक भारत के विदेश मंत्री रहने वाले, भारतीय विदेश नीति को तैयार करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही आर्थिक योजना को प्रस्तुत करने वाले मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी। यहां तक कि 1942 के आसपास गांधी जी ने भी अपना उत्तराधिकारी कहीं न कहीं बातों ही बातों में जवाहरलाल नेहरू को घोषित कर दिया था। 1937 के चुनाव में किस प्रकार उन्होंने अपनी काबिलियत से कांग्रेस को उस समय 8 प्रांतों में सरकार बनाने में सहयोग किया। कई इतिहासकार जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का रचयिता या आधुनिक भारत का शिल्पकार या आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। तो कहीं ना कहीं
उस शख्सियत में इतनी जान रही होगी कि उन्होंने उनके बारे में इतिहासकार इतना पॉजिटिव लिखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस व्यक्ति की जितनी आलोचना होती है, जैसे आप देखोगे वर्तमान में हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हमें इस पक्ष के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा आलोचना भी जो सबसे ऊंचे पद पर है उनकी होती है। इसलिए जो भी बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं उनकी अगर उपलब्धियां हैं तो उनकी कुछ कमियां भी हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के गांधी युग के महान नेताओं में से एक, कांग्रेस अध्यक्षों में से एक और प्रसिद्ध लेखक, कवि और दूरदर्शी भी थे। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो है कि वो भारत में सबसे लंबे समय तक पीएम के पद पर रहे। सबसे पहले पंडित नेहरू को हम शुरू करने से पहले एक बेसिक जानकारी मैं आपको उनके जो सामान्य जीवन है उससे देना चाहूँ, उनके निजी जीवन के बारे में। तो आप लोग ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बेसिकली सबसे पहले बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। और कब हुआ? तो 14 नवंबर 1889 को। आपको पता होगा कि पंडित नेहरू जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चे उनसे प्यार करते थे, इसलिए उनका जन्मदिन जो है 14 नवंबर जो है पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया बाल दिवस, चाइल्ड डे, बाल दिवस के रूप में उनका जन्म मनाया जाता है। उनके फादर जो है बेसिकली ध्यान रखना, उनके फादर कश्मीरी पंडित थे और वो कश्मीर से सेटल हुए हैं इलाहाबाद के अंदर। उनके फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू। और आपने आधुनिक भारत के इतिहास में मेरे से पढ़ा होगा कि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे और अपने ज़माने के एक बहुत बड़े वकील थे, इसलिए कश्मीरी पंडित वो थे और कश्मीर से वे आकर सेटल हुए इलाहाबाद के अंदर। और जो नेहरू शब्द लगता है, कहते हैं कि नेहरू शब्द नहर से बना है, मतलब नेहरू शब्द जो बना वो नहर से बना है। कोई कश्मीरी पंडितों के अंदर ऐसी कोई जाति उस समय नहीं थी। यहाँ पर ये मैंने इतिहास के विश्लेषण से पढ़ा है। तो कश्मीरी पंडित थे मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो अपने ज़माने के माने हुए वकील थे। एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि सर मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद क्यों सेट हुए? तो ध्यान रखना, उस समय भारत में उस जमाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ करता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट संयुक्त प्रांत का कोर्ट था, और संयुक्त प्रांत जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं सबसे बड़े प्रोविंसेस में से एक था। तो ध्यान रखना, उनकी प्रैक्टिस जो थी वो बेसिकली किस हाई कोर्ट में थी? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मोतीलाल नेहरू वकालत करते थे। और एक चीज़ का और मैं आपको दूं कि मोतीलाल नेहरू के जो फादर थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू के दादाजी, वो कोतवाल थे दिल्ली के, इसलिए वो भी काफ़ी रिच थे और इनकी फैमिली काफ़ी संपन्न रही शुरू से ही। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता जो है स्वरूपनी देवी इनकी मदर का नाम था। इन्हीं के बच्चे का नाम था जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, और 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम आगे बढ़ें। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आरंभिक शिक्षा हुई है, आप लोग ध्यान रखना, उनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई है वो आरंभिक शिक्षा आरंभ में घर पर ही हुई, और उनको पढ़ाने के लिए बाकायदा एक अंग्रेज टीचर उनको घर पर ट्यूशन देने के लिए आता था। इसलिए जो इनिशियल स्टडी जो उनकी एजुकेशन है वो उनकी घर पर ही हुई है। बाद में उन्हें ब्रिटेन के हैरो स्कूल में डाला गया। हैरो स्कूल था, उसमें इनका एडमिशन कराया गया। तो आप देखिए, इनकी स्कूली शिक्षा घर के बाद, मतलब शुरू में जो हुई है वो भी घर पर भी बहुत अच्छे टीचर से हुई है,
और उसके बाद हैरो स्कूल जो ब्रिटेन में है वहाँ से हुई, और यहीं से हैरो स्कूल से वो ट्रिनिटी कॉलेज जो बेसिकली लंदन में है उसमें एडमिशन लेते हैं, और फिर यहाँ से वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और कैम्ब्रिज के अंदर उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। कुल मिला के मैं कहूँ तो उनका बचपन का आरंभिक भाग घर पे और उसके बाद का पार्ट जो है वो इंग्लैंड में बीता। और उस जमाने में आप देखिए, अगर नेहरू उस जमाने में इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए तो बहुत ज़्यादा संपन्न परिवारों के बच्चे ही बाहर पढ़ सकते थे। तो इनकी 3 बहनें थी, उनमें से एक का नाम आपने सुना होगा, विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रही थी, 8वें सत्र की अध्यक्ष होती। आप उसका कंफर्म करना कौन सा सत्र था। वो विजय लक्ष्मी पंडित इनकी सिस्टर थी। तो देखिए आप, इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई, उसके बाद में हैरो स्कूल में, उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज, और यहाँ से वो वकालत करने के बाद में जो है वो बेसिकली 1912 में पंडित नेहरू जो है वो भारत आ जाते हैं। पंडित नेहरू भारत आ जाते हैं 1912 के अंदर। लेकिन जैसा कि हम इन सब को देखते हैं, वो चाहे गांधी जी हो, गांधी जी भी अपने ज़माने के माने हुए वकील थे, लेकिन गांधी जी की प्रैक्टिस नहीं चली, मतलब वकालत उतनी लोकप्रिय नहीं हुई। इनमें से जिन्ना काफ़ी लोकप्रिय था, मोहम्मद अली जिन्ना की प्रैक्टिस काफ़ी थी। यहाँ नेहरू जो है वो वकालत के पेशे में इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए जितने मोतीलाल नेहरू थे, वो उनके जीवन का अलग पार्ट है। तो 1912 में जब वो भारत वापस आए, तो भारत आने के बाद ये कहीं ना कहीं इनकी रुचि भारतीय राजनीति में ज़्यादा थी, इसलिए वो राजनीति के छोटे छोटे मोमेंट्स में भाग लेने लगे। आप ये पूछे कि उन्होंने कांग्रेस ने तो किस प्रोविंस से अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, तो जाहिर सी बात इलाहाबाद, और इलाहाबाद किस में आता था, यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब संयुक्त प्रांत से उन्होंने शुरू की थी। अगर नेहरू की बुक्स की बात करें तो नेहरू की बुक्स में नाम आएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप लोग ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू की सबसे फेमस बुक बन जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक तो ये आपको कभी टाइम मिले तो पढ़ना इसको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या लिखा है। दूसरा, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज टू हिज डॉटर, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। इंदिरा गांधी को जो उन्होंने लेटर लिखे थे जेल से रहते हुए, वो उस पर भी एक बुक है जिसका नाम है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर के नाम से। ये बुक भी आप याद रखना। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे जीवन में लगभग 9 साल राष्ट्र के लिए जेल में रहे, और 9 बार वो जेल में गए थे, और ये टाइमिंग लगभग 9 साल के आसपास बैठता है। अब 1912 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था, बांकीपुर अधिवेशन। उस बांकीपुर अधिवेशन में 1912 में उन्होंने भाग लिया था। 1912 में उन्होंने भाग लिया। धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ने लगी, और कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स स्टार्ट की है, हालांकि आप देखिए नेहरू आगे चलकर गांधी के सबसे खास बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जो राजनीति शुरू की वो गांधी के साथ नहीं की है। हाँ, ये सत्य है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1916 में ही 1916 के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू ने गांधी से मुलाकात कर ली है। मतलब गांधी से उनकी जो मुलाकात है वो बेसिकली 1916 में ही हो गई है। लेकिन नेहरू जब अपने सबसे पहले जो राजनीति की शुरुआत व्यापक स्तर पे करते हैं, वो कहाँ से होती है, तो आप लोग ध्यान रखना, वो होती है, आपको पता है, मैंने आपको समझाया भी था और आपको पढ़ाया भी था, एक मूवमेंट चलता है 1916-17 के अंदर। 1916-17 में 1916 में एक मूवमेंट चलता है भारत के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन, ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट। और जैसा कि मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये किसके नेतृत्व में था, तो आपको पता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी एनी बेसेंट। उस एनी बेसेंट के नेतृत्व में, और प्लस उनका सबसे बड़ा साथ देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक और
एनी बेसेंट के नेतृत्व में भारत में आयरलैंड की तर्ज पर एक मूवमेंट शुरू हुआ था, इसको कहते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। और ध्यान रखना, होम रूल लीग मूवमेंट की मेन मांग जो थी वह होम रूल जरूर है, स्वशासन जरूर है, लेकिन आज़ादी की मांग नहीं है। और ये एक प्रकार की डोमिनेंट स्टेटस की मांग थी कि सत्ता आप हमें सौंप दीजिए, भले ही संप्रभुता आप अपने पास रखिए। ये किस मूवमेंट की बात है? ऑल इंडिया होम रूलिंग मूवमेंट। इस ऑल इंडिया होम रूलिंग मूवमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका था? तो एनी बेसेंट का था, जिसके साथ भारत के कई राष्ट्रवादी कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ गए। अब हम आगे बढ़े तो एनी बेसेंट ने जो ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट चलाया, इसी के साथ नेहरू पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े। अगर राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ाव की बात हो तो उन्होंने अपनी शुरुआत किस मूवमेंट से की है? तो ध्यान रखना, यहां पर उन्होंने शुरुआत जो है वो ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन से की है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस समय कांग्रेस का भी ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेटस नहीं है, उस समय किसका था? एनी बेसेंट का। और उसका साथ दे रहे हैं कौन? उस समय एक युवा कार्यकर्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपको बताया कि 1919 में यहां पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे आप देखोगे 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया, और रॉलेट एक्ट के बाद आपको पता है एक बहुत बड़ी घटना हुई जो इतिहास में हम जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 1919 में ही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे नेहरू काफी पीड़ित हुए और वे पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। कौन सी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वो फिर व्यापक स्तर पर किस मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं? तो ध्यान रखना, 1920-21 में वे पूरी तरह से गांधी का साथ होकर असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और असहयोग आंदोलन आपको पता है गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। और यहां पर नेहरू गांधी के साथ जुड़ जाते हैं। और यहां पर यह भी आपको पता होगा कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से, तो फिर 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। वो घटना क्या थी? जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा कांड, गोरखपुर। और ध्यान रखना, आपसे ये पूछे कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने संयुक्त प्रांत की जिम्मेदारी किस व्यक्ति को दी थी? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू को। देखिए आप, वहां उस समय इनको जिम्मेदारी मिलना शुरू हो गई है। अब आप देखिए 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई, और वो घटना क्या थी? देखिए 5 फरवरी 1922 घटना हुई चौरी चौरा कांड। और जैसे ही चौरी चौरा कांड हुआ, इसके बाद आपको पता है गांधी ने 12 फरवरी के आसपास असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन जो वापस लिया जाता है, इस असहयोग आंदोलन की वापसी से यहां पर देखिए आप, एक टर्निंग पॉइंट है। असहयोग आंदोलन वापस लिया, जैसे वापस लिया तो उस साल मतलब दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा गया में। 1922 में गया अधिवेशन होगा, और जो गया अधिवेशन हुआ, उस गया अधिवेशन में मतलब असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद ही कांग्रेस में 2 धड़े बनना शुरू हो गए थे, जिसमें से एक को हम कहते हैं परिवर्तनवादी और एक होते हैं अपरिवर्तनवादी। यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आप देखिए कि जो परिवर्तनवादी थे और जो अपरिवर्तनवादी हैं, उनमें अपरिवर्तनवादियों में जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू से सीनियर है। और इसी प्रकार सी राजगोपालाचारी और एक आप सरदार पटेल को मान सकते हो। ये उस समय तक कांग्रेस के गांधी के काफी नजदीक नेता माने जाते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, और जो गांधी के विचारों से कहीं ना कहीं अब असहमत थे। कब? असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद। उसमें नाम आता है सीआर दास का और मोतीलाल नेहरू का। यहां पर देखिए आप पॉइंट, मोतीलाल नेहरू
मतलब मोतीलाल नेहरू जो है वो सी.आर. दास के साथ में थे, और सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की, जब सी.आर. दास की बात को नहीं माना गया तो यहीं पर सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी, जिसको इतिहास में हम स्वराज पार्टी कहते हैं। स्वराज पार्टी कब बनी? 1923 में। और स्वराज पार्टी गठन में किसकी भूमिका है? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास के शिष्य थे सुभाष बाबू, और जवाहरलाल नेहरू के बेटे थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू। यहां पर एक टर्निंग पॉइंट देखिए आप, कि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने पिताजी का साथ देना चाहिए था राजनीति के अंदर, क्योंकि वो असहमत है गांधी से, उस समय पंडित नेहरू ने गांधी का साथ दिया। मतलब पंडित नेहरू कहीं ना कहीं इस खेमे के अंदर हैं। और आप देखिए पंडित नेहरू इस खेमे में कब आ रहे हैं? अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके। और इसी समय सी.आर. दास के शिष्य के रूप में कहीं ना कहीं झुकाव सुभाष बाबू का स्वराज पार्टी की तरफ होगा। यही चीज जो है कहीं ना कहीं गांधी के दिमाग में एक टर्निंग पॉइंट होगी कि नेहरू कितना लोकतांत्रिक है, कि जहां पर इसको जो अच्छा लगा उस बात का सपोर्ट इसने किया। और ये बात कहीं ना कहीं गांधी जी को जच जाएगी, किसके बारे में? जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और ये आगे पुख्ता कर देगी किसको? कि गांधी जी अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको स्वीकार करेंगे? जवाहरलाल नेहरू के। और भी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए कई बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या नेहरू गांधी की भाषा बोलते थे? दोनों के मध्य सहमति और असहमति के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप देखना, मैंने पूरे वीडियो में बता रखा है पीछे, अभी हम उसका डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा मैंने उसका उत्तर बता रखा है। आगे बढ़े हम। कुल मिला के मैं कह रहा हूं एक टर्निंग पॉइंट आया है कि 1922 दिसंबर में जब सी.आर. दास के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, और 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बना ली, जिसमें दो लोगों की भूमिका थी, सी.आर. दास की और मोतीलाल नेहरू की। उस समय नेहरू ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू का साथ नहीं दिया, बल्कि गांधी का साथ दिया। तो ये भी एक पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखना। इसके आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा उसको मैं बिल्कुल ब्रीफ में समझाता हूं। 1927 में भारत में साइमन कमीशन आता है, और जब भारत में साइमन कमीशन आया तो उस समय जबरदस्त साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। इसलिए लॉर्ड बिरकिन ने कहा कि अगर आप में दम है तो आप बना लीजिए। इसलिए जल्दबाजी में एक कमेटी बनी, जिसको हम कहते हैं, जिसमें सभी पार्टियों का सहयोग था, उसको हम कहते हैं नेहरू कमेटी। यहां पर नेहरू का मतलब क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू कमेटी। मतलब इस कमेटी का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। यह कमेटी कब बनी? 1928 में। और इस नेहरू कमेटी ने साइमन को प्रतिसंतुलित करने के लिए एक दस्तावेज जारी किया, एक रिपोर्ट जारी किया, जिसका भारत के इतिहास में बड़ी भूमिका है। इस नेहरू कमेटी में जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता बनाई गई थी, इसने जो रिपोर्ट जारी की उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का पहला बिंदु था कि मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। मतलब वापस रिपीट कर रहा हूं, साइमन कमीशन के विरोध के अंदर भारतीयों ने नया कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसे इतिहास में नेहरू कमेटी कहते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट 1928 में जारी की, उससे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखना, 1928 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी मोतीलाल नेहरू थे। अब यहां पर जो रिपोर्ट आई वो थी, उसमें नेहरू रिपोर्ट का पहला पॉइंट था कि भारत को क्या प्रदान किया जाए, तो उत्तर होगा डोमिनियन स्टेटस। और आप देखिए मोतीलाल नेहरू का सबसे पहला विरोध कांग्रेस के युवा नेता ने किया, और कांग्रेस का वो युवा नेता कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा जवाहरलाल नेहरू था। मतलब डोमिनियन स्टेटस का जो विरोध हुआ, उस विरोध में सबसे बड़ा प्रतिनिधि था विरोध करने वाला जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने अपने पिता
मोतीलाल नेहरू का विरोध किया। कहते हैं कि राजनीति में जब बेटा ही बाप का विरोधी बन जाए तो बाप की राजनीति खत्म हो जाती है। ऐसा ही मोतीलाल नेहरू के साथ भी हुआ। 1928 के बाद उनकी राजनीति में जगह ज़्यादा नहीं बची। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि उसके अगले ही साल 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, और कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। आप देखिए, फिर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर पहले तो स्वराज पार्टी वाला, दूसरा फिर देखिए स्वराज पार्टी 1923, उसके जस्ट 5 साल बाद में जो नेहरू कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, उस मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का पहला बिंदु था डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाए। उसका पहला विरोध कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस में ये विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आप देखिए 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है, ये वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, इसलिए काफ़ी फेमस है। और इसी रावी नदी के तट पर हुआ था। तो इसी अधिवेशन में पहली बात तो इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप लोग ध्यान रखना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसकी अध्यक्षता की तो इन्हीं की अध्यक्षता में घोषणा हुई कि अब कांग्रेस का लक्ष्य भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना है, और पूर्ण स्वराज का मतलब होगा फुल इंडिपेंडेंस। मतलब आप देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में करती है लाहौर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी और कांग्रेस को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर कौन आया, तो यहां पर निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू थे। और ध्यान रखना, 1 साल पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग की है मोतीलाल नेहरू ने, और जस्ट 1 साल बाद बेटे ने विपरीत कदम उठाया और कहा डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब भारत को पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा होगी। और इस क्रम में जब ये प्रपोजल 26 जनवरी 1930 को पास किया जाएगा, तो आपको पता है 26 जनवरी मतलब दिसंबर एंड में अधिवेशन शुरू होता था, तो 26 जनवरी 1930 से ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में एक नई चीज जवाहरलाल नेहरू ने भारत में रखी कि अगर राष्ट्र हित की बात हो तो बाप का विरोध भी किया जाए तो यह अपराध नहीं होगा। और उन्होंने वाकई विरोध किया, जो यहाँ पर सामने आया। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति में जो जमे, वो बेसिकली मोतीलाल नेहरू के बेटे थे या अमीर बाप के बेटे थे, इसलिए नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा से उन्होंने अपनी पार्टी में जगह बनाई। और साथ ही साथ वो आगे चलकर गांधी के जो उत्तराधिकारी होंगे, वो भी इस बात पर नहीं कि वो अपने पिताजी का विरोध करते थे या उनके पिताजी की गांधी से बनती नहीं थी, बल्कि वहाँ पर भी अपने जो मुकाम बनाया वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रतिभा से बनाया। उनमें नेता का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। नेहरू बेसिकली अपने ज़माने के एक बहुत चालाक, सातिर परंतु संवेदनशील पॉलिटिशियन थे। उस जमाने में बहुदलीय लोकतंत्र की बात करना, उस जमाने में धर्मनिरपेक्षता की बात करना, उस जमाने में समाजवाद का जो नया प्रारूप दिया वो नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर आप देखिए 1930 के दशक में 2 नेता बहुत तेज गति से उभर रहे हैं, या मैं कह दूं 3 नेता, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे पंडित नेहरू और तीसरे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष बाबू की गांधी से थोड़ी अनबन होगी और यही बिंदु बड़ा बिंदु बन जाएगा। आप देखिए उसके बाद हम चलें तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया है उसमें गांधी की भूमिका है, लेकिन मूवमेंट के प्रसार में कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू की भूमिका भी अहम है।
ऐसे करते करते जवाहरलाल नेहरू जो है 1930 के दशक में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे। इस क्रम में कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे 1936 की बात करें, 1936 और 1937 जो लखनऊ और हरिपुरा अधिवेशन थे, 1936 और 1937 के वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक तो 1929, उसके बाद 1936 और 1937 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और जब कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे तब उन्होंने वास्तव में अपनी एनर्जी का बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया। जैसे आप देखोगे 1937 क्या बड़ी घटना है कि इनके जस्ट पहले 1935 का अधिनियम आया था। 1935 के अधिनियम में तय था कि 1937 के अंदर भारत में चुनाव होंगे और ये चुनाव बेसिकली प्रांतीय चुनाव थे, जिसको हम कहते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन। तो उसकी तैयारी नेहरू ने अपने 2 साल के कार्यकाल में की और उसका नतीजा यह था कि 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, उन प्रांतीय चुनाव में नेहरू ने 11 प्रांतों में से 11 प्रांत जो ब्रिटिश भारत में थे, 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में वो कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल रहे। और आपको बता दूं, यहां से 1937 के बाद में उनका कद भारतीय राजनीति में इतना बढ़ता है कि नेहरू ही भारत था और भारत ही नेहरू था, यहां तक की स्थिति आ जाती है। क्योंकि नेहरू 1937 के चुनाव के माध्यम से भारत के गांव-गांव, शहर और ढाणी तक प्रचार करने पहुंच गया था और भाषण देने की कला नेहरू के पास में शानदार थी। उसका फायदा भी नेहरू को मिला, इसलिए वो 1937 के बाद बहुत तेज गति से भारतीय राजनीति में उभरते हैं। लेकिन यहीं पर भारतीय राजनीति में 2 नेता और पैरेलल चल रहे हैं। उसमें एक था मोहम्मद अली जिन्ना भी एक बहुत बड़ा वकील था और नेहरू भी एक बहुत बड़े वकील थे। दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी, दोनों की विचार नहीं मिलते थे, दोनों कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते थे। इसलिए 1937 के अंदर जब नेहरू अखंड भारत की ओर बढ़ेंगे, अखंड भारत की आज़ादी की ओर बढ़ेंगे, अखंड भारत के एक बड़े पद की ओर बढ़ेंगे, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना 1937 के प्रांतीय चुनाव को हारकर यहीं पर द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग संप्रदाय नहीं बल्कि 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं नेहरू और जिन्ना की ईगो ने भी इस देश के विभाजन में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर दी, ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं और इस बात को गांधी जी भी महसूस करते थे। फिर हम आगे बढ़े तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी नेहरू की भूमिका थी। और यहां तक कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आगामी आपका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, तब उन्होंने नेहरू की तरफ इशारा कर दिया था। क्योंकि इसी समय सुभाष बाबू जो है, वो जो त्रिपुरी संकट पैदा हुआ था, उसके बाद उन्होंने सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ दी, उनको जेल हुई, वहाँ से वो अफगानिस्तान भागे और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कार्यकर्ताओं से डोर कहीं ना कहीं कट गई और उसी समय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से पंडित नेहरू की जो जोड़ था वो मजबूत हो गया। ये प्लस पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। इसलिए आप देखिए कि 1940 के बाद भारतीय राजनीति में नेहरू सबसे बड़े लीडर बनकर उभरते हैं। 1945 तक भारतीय राजनीति में बहुत सारे लीडर हो गए, लेकिन नेहरू की अपनी अलग जगह थी। जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि सरदार पटेल, यस नो डाउट, सरदार पटेल भी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा थे, लेकिन
जैसे पॉलिटिक्स में आज भी हम सुनते हैं कई नेताओं के बारे में, उन नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे आप देखोगे दक्षिण भारत में चंद्रशेखर राव है, लेकिन वो केवल हैदराबाद तक सीमित है। अगर हम बात करें केजरीवाल की तो केवल दिल्ली तक सीमित है। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की तो वो केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित है। हम नीतीश कुमार की बात करें, बड़े लीडर है लेकिन केवल बिहार तक सीमित है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश तक सीमित है। बीजू पटनायक की बात करें तो उड़ीसा तक सीमित है। उस जमाने में कहीं ना कहीं सरदार पटेल की भी सहमति थी, लेकिन सरदार पटेल की भूमिका कहीं ना कहीं आप देखोगे राष्ट्रीय स्तर पर तो थी, लेकिन गुजरात ज़्यादा थी। उस समय नेहरू 1937 के चुनाव के माध्यम से भारत के आम कार्यकर्ताओं तक पहुंच गए चुके थे और उन्हें कहीं ना कहीं गांधी जी का भी सपोर्ट प्राप्त था। इसलिए 1946 में 1946 में जो अंतरिम सरकार बनती है, उस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जो है वो नेहरू बन जाते हैं। जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो ध्यान रखना उस समय वायसरॉय था, उपाध्यक्ष बनते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे और 1947 से लेकर 1964 तक अपनी मृत्यु तक वे भारत के पीएम रहे। इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और उन्होंने, आप लोग ध्यान रखना, यूनाइटेड इंडिया को इस्टेब्लिश करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जब माउंटबेटन बाल्कन प्लान लेके आते हैं जिसमें भारत को विभिन्न खंडों में विभाजित करना था, उसका पुरजोर विरोध इनके सहायकों ने किया था। बात यहाँ तक पहुँचने नहीं दी, क्योंकि नेहरू सदैव यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे। तो फिर भारत का विभाजन कैसे हो गया, ये भी एक ड्रॉबैक है उन्हीं के कार्यकाल का, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अब कुछ हम ये देखें कि नेहरू का जो रोल रहा है, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका किस किस रूप में रही, इसको हम देखें। उनकी भूमिका को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनकी जो भूमिका रही उस भूमिका को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो भूमिका किस किस रूप में रही, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहली भूमिका उनकी रही राष्ट्रीय आंदोलन में। तो पहली भूमिका मैंने आपको अभी जो समझाया पूरा, ये राष्ट्रीय आंदोलन का ही पार्ट था कि किस प्रकार उन्होंने डिसीजंस लिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जो लीडरशिप दी है वो वाला पार्ट। दूसरा उनकी भूमिका है कांग्रेस को मजबूत करना। तो उन्होंने 1929, 1936, 1937 में जिस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, उससे उन्होंने कांग्रेस को आम कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाने में अपना रोल अदा किया। तीसरा होगा पीएम पद के रूप में। पीएम पद के रूप में उनकी भूमिका रही, जो लगभग 17 साल तक थी, और उस 17 साल में उन्होंने काफ़ी कुछ किया भी। एक आपको ध्यान होगा कि उन्होंने, वे जब तक रहे तब तक विदेश मंत्री भी रहे, तो भारतीय विदेश नीति को बनाने में जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। और वर्तमान में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो नेहरू ने दिए। जैसे आप देखोगे विदेश नीति को हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तब दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, उन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता की एक नई नीति का आगाज़ किया, जिससे नेम जैसा संगठन अस्तित्व में आया। तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है, जो आज भी हमारी विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, ये किसका दिया हुआ है? उत्तर होगा पंडित नेहरू का। इसी प्रकार दूसरा जो है नंबर दो फॉरेन पॉलिसी में साम्राज्यवाद का विरोध करना, अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म। जो साम्राज्यवाद का विरोध किया है, साम्राज्यवाद विरोधी नीति, साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना, ये दूसरा पॉइंट होगा। एक आपको पता है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले ही भारत ने केवल अपनी आज़ादी की मांग नहीं की, बल्कि गांधी और नेहरू के नेतृत्व में यहाँ तक ये मांग होने लग गई थी क्या, कि
यूरोपियन शक्तियां, साम्राज्यवादी शक्तियां तमाम उपनिवेशों को आज़ाद करें। मतलब ये कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के भी विरोधी थे। इसलिए भारतीय विदेश नीति में जो उपनिवेशवाद का भाव आता है, उपनिवेशवाद विरोधी भाव जो आता है, उसके भी पुरोधा जो है वो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसी प्रकार से उन्होंने भारतीय विदेश नीति के माध्यम से भारत में जो समाजवाद का नया रूप लेके आए, लेफ्टिस्ट का, वो भी कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका वहाँ पर माने जाती है। एक आप देख रहे हो, आप अमेरिका में नस्लवाद के कारण काफ़ी दंगे अभी हुए लेटेस्ट इसी महीने के अंदर, और उस समय तो काले गोरे का भेद बहुत ज़्यादा था, इसलिए पंडित नेहरू ने नस्लवाद का भी विरोध किया। नस्लवाद का विरोध किया कि नस्लवाद के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, या मैं कह दूं नस्लवादी नीतियों का उन्होंने विरोध किया। जैसे अपार्थाइड पॉलिसी थी दक्षिण अफ्रीका में, उसका विरोध गांधी जी ने किया था, और गांधी के कहीं न कहीं शिष्य थे नेहरू, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। एक आपको पता है कि इन्हीं के समय चीन के साथ में एक समझौता हुआ जिससे हम कहते हैं पंचशील सिद्धांत। ये पंचशील सिद्धांत आज भी भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, जो किसके द्वारा दिया गया था, तो उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी प्रकार से आप देखोगे अगर राजनीति में, पॉलिटिक्स में, तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ उसी समय चीन भी आज़ाद हो रहा है, और चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम था, लेकिन इन्होंने राजनीति में मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो मल्टी पार्टी सिस्टम को हम कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था जो है, मल्टी पार्टी सिस्टम। यही कारण है कि आज नेहरू ने उस जमाने में जो मल्टी पार्टी सिस्टम का इजाद किया, उसके कारण सत्ता में भारतीय राजनीति में जनता दल भी रहा, कांग्रेस भी रहा, बीजेपी भी सत्ता में है, और भारत के विभिन्न राज्यों में जो छोटे छोटे दलों की सरकार है वो किसकी देन है, मल्टी पार्टी सिस्टम की। इसके माध्यम से लोकतंत्र मजबूत हुआ। सबसे बड़ी बात कि जब 1947 में जो सरकार बनी, उस सरकार में इन्होंने अपने विरोधियों को सत्ता में शामिल करके लोकतंत्र का नया एग्जाम्पल पेश किया। तो एक पॉइंट और होगा, अपने विरोधियों को कैबिनेट में शामिल करना। जैसे आपको पता है कि भारतीय राजनीति में उस समय अगर हम कानून की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने कोई टिकता नहीं था। वो भारतीय राजनीति में सबसे बड़े एक्सपर्ट थे लॉज के, और नेहरू इस बात को जानते थे। लेकिन नेहरू और भीमराव अंबेडकर के बीच में बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति में एग्जाम्पल पेश किया कि कानून मंत्री भारत के भीमराव अंबेडकर साहब बनेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसी प्रकार आप देखिए जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया था, हालांकि बाद में उन्होंने कुछ कारणों से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, विरोधियों को कैबिनेट में शामिल करना ये उनके लोकतंत्र को जिंदा रखने का एक गुण है। इसी प्रकार से आप देखोगे कुछ और, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग राइट। उस समय भारत में भारतीय समाज बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष, महिला, ग्रामीण, शहरी, दलित, SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, शिक्षित, अशिक्षित। लेकिन यहाँ पर हमारे नेताओं की काबिलियत थी कि सभी को वोटिंग का अधिकार मिला। उसमें चूंकि सत्ता उस समय नेहरू जी के पास में थी, कांग्रेस पार्टी के पास में थी, तो हम ये जो पॉइंट है उनको देंगे कि उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ। इसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के अंदर, तो आप लोग ध्यान रखना कि जब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, तो उस समय एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। कब? 1938 के अंदर। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उस समय 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है वो बेसिकली किसको बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। मतलब अध्यक्ष कांग्रेस के सुभाष बाबू थे और राष्ट्रीय
योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ताकि वो आर्थिक योजना को तैयार कर सके कि भारत की रूपरेखा आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से तैयार होगी। इसी प्रकार आपको पता है कि इकोनॉमिक के अंदर ही आप रख सकते हो, इन्हीं के कार्यकाल में भारत में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे एम्स की आप बात कर सकते हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, और चाहे कुछ और जैसे एनआईटीज हैं, इन सब की स्थापना भी नेहरू के समय हुई थी। इसके अलावा आप देखिए, इन्हीं के समय भारत में मल्टीपर्पज रिवर वैलीज के ऊपर जो बांध बनते हैं, बड़े बड़े बांध, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही बड़े बड़े बांध, जिसको हम मल्टी रिवर प्रोजेक्ट कह सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कह सकते हैं, जब जैसे इन्होंने अपने कार्यकाल में भाखड़ा नांगल बांध का जो इनोग्रेशन किया था, उसी समय उन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े बांध हैं ये टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ये आधुनिक भारत के मंदिर है। ये मतलब उन्होंने ये बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय जो नदी परियोजनाओं थी, उन परियोजनाओं को इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। साथ ही साथ आप देखोगे, भारत का चाहे स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे भारत का स्पेस प्रोग्राम हो, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव भी इन्हीं के समय पड़ी है। भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, हालांकि उस समय जो परमाणु कार्यक्रम था वो एनर्जी के लिए था, जो परमाणु कार्यक्रम है उसकी नींव भी नेहरू के समय रखी गई थी। तो ये बिंदु भी आप इसमें ध्यान में रखोगे। इसके अलावा पॉलिटिक्स में आप देखिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, उपनिवेशवाद का विरोध, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे अनेक अधिकार जो है वो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही प्रदान किए गए थे। और हालांकि उसमें और भी लोगों की भूमिका है, लेकिन चूंकि ये प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे, इसलिए इनकी भूमिका और अधिक अहम हो जाती है। अब हम आगे बढ़े। तो एक बिंदु आपका यह भी होगा कि नेहरू ने चूंकि 17 साल तक वो भारत के पीएम रहे, इस दौरान कुछ गलतियां भी की और उन कुछ गलतियों को माफ नहीं कर सकते। और इतिहास का ये तकाजा है कि इतिहास पढ़ाने वाला कोई भी हो, उसे निष्पक्ष रूप से उन चीज़ों को भी सामने लाना चाहिए जहां पर उस व्यक्ति के द्वारा गलती की हुई हो, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, लेकिन गलतियां अगर की है और अगर हमने सार्वजनिक जीवन में उनको बहुत बड़े पद पे पहुंचाया है तो उनसे आशाएं भी बहुत ज़्यादा थी, उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको कटघरे में खड़ा करने का अधिकार भी हमारा है। तो इस नाते हम ये देखें कि नेहरू की गलतियां क्या थी, या नेहरू की मिस्टेक्स क्या थी, या नेहरू की कमियां क्या थी, या उनके ड्रॉबैक्स क्या थे। अगर उसको हम देखें जो उन्होंने किए और आज उसको भुगतना पड़ रहा है, तो उसमें एक बिंदु सबसे बड़ा होगा और वो था नंबर 1, कश्मीर की समस्या। आप लोग ध्यान रखना, मैं इस टॉपिक को पूरा अलग से लूँगा आपको समझाने के लिए, और उसमें बताऊँगा कि किस प्रकार कश्मीर समस्या में नेहरू ने गलती की, किस प्रकार कश्मीर पर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, किस प्रकार राजा हरि सिंह के साथ जो समझौता किया गया वो समझौता करने के बावजूद देरी क्या की, किस प्रकार भारतीय सेना को जब अटैक का अधिकार दिया गया तो उसी समय नेहरू को संयुक्त राष्ट्र में नहीं जाना चाहिए था। उस समय उनकी कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो रुचि थी उसने भारत का लॉस किया। अगर भारतीय सेना को पूरी तरह से आदेश दे दिए जाते तो शायद आज जो पीओके हैं, जो पाकिस्तान के पास में है, वह निश्चित रूप से हमारी सेनाओं में इतनी काबिलियत थी कि वो उसे अपने पास कर देते, लेकिन बीच में रोकना ऐसा था कि वो समस्या आज तक जिंदा है। साथ ही साथ कश्मीरी नेताओं के साथ जो पॉलिसीज थी, शेख अब्दुल्ला के जो गिरफ्तारी हुई, तो उसको मैं पूरा आपको समझाऊंगा किसमें, कश्मीर की समस्या के अंदर। दूसरा बड़ी समस्याओं को आपके सामने रखूंगा। नंबर दो ध्यान रखना कि नेहरू ने
चीन के साथ जो पॉलिसी अपनाई है, मतलब दूसरी जो गलती हुई है वो हुई है चीन के साथ नीति के अंदर, और चीन के साथ उन्होंने पंचशील सिद्धांत करके वो एक प्रकार से आश्वस्त हो गए कि हिंदी चीनी भाई भाई और चीन की तरफ से कोई हमला कभी होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं वो लेफ्टिस्ट के चक्कर में भी थे, समाजवाद का भी चक्कर होगा, लेकिन जो भी हो, इतना बड़ा समझौता करने के बाद भी उनकी जियो स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी कहीं ना कहीं कमजोर थी। और आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से चाइना वापस जो है वो एग्रेसिव हो रहा है, आक्रामक नीति लद्दाख जैसे क्षेत्र में अपना रहा है। वो कहीं ना कहीं नेपाल को अप्रिशिएट कर रहा है भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने के अंदर। इसलिए आने वाले वक्त के अंदर दक्षिण एशिया में नए समीकरण बन सकते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि वर्तमान में चीन जो छेड़खानी कर रहा है, और अगर उसका मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो किस रूप में देते हैं तो वो बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय नेहरू ने चीन के प्रति जो पंचशील का सिद्धांत अपनाकर जो आश्वस्त हुए, और 1962 के अंदर 1962 में चीन ने बिना चेतावनी दिए जो भारत पर हमला किया, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं किसकी ड्रॉबैक था? ये तो ये ड्रॉबैक था नेहरू का, क्योंकि जिम्मेदारी उनके पास में है तो एलिगेशन भी उनके पास जाएगा। साथ ही साथ आपको पता है तीसरा, नॉर्थ ईस्ट आज भारत में सबसे ज्यादा सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, जिसको हम कहते हैं अलगाववादी आंदोलन, भारत में अलगाववादी आंदोलन सबसे ज्यादा जो है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी भारत में है। और वो नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववादी आंदोलन है, कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस करने, जैसे कश्मीर इश्यू पर और कुछ और क्षेत्रों, चीन जैसे मुद्दे पर करने के कारण वो नॉर्थ ईस्ट पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाए। जब ध्यान नहीं दे पाए तो ये फाउंडेशन के दौरान ही ऐसी कमजोरियां बन गई जो आज तक चल रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में उनके द्वारा कठोर निर्णय न लेना। साथ ही साथ आपको पता है कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, जैसा कि जसवंत सिंह ने जो बुक लिखी है पार्टीशन ऑफ इंडिया में, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो नेहरू के रिश्ते खराब थे उसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ा। तो एक बिंदु यहां पर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नेहरू का जो ईगो टकराया, वो भी इतिहासकार उसको भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम लेकर आते जिसके प्रयास चल रहे थे तो शायद भारत को विभाजित होने से रोका जा सकता था। इसी प्रकार एक जो है नेहरू पर एक एलिगेशन और लगता है, आपको पता है कि नेहरू की ही बेटी थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी उनके कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन जाती हैं, और उन पर ये एलिगेशन लगता है किसका? परिवारवाद का। तो एक नेहरू का एलिगेशन गया परिवारवाद या भाई भतीजावाद, क्योंकि डेमोक्रेसी में उन्होंने अपनी बेटी को सबसे आगे कर दिया था। अब परिवारवाद, जब कोई लोकतांत्रिक नेता जो इतने बड़े पद पर पहुंचा हो और वो अपने परिवार के लिए मोह कर रहा हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए राष्ट्र को खामियाजा भुगतना पड़ता है। नो डाउट इंदिरा गांधी बहुत योग्य थी, लेकिन हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा योग्य लोग उस समय रहे होंगे जिनको राष्ट्रीय राजनीति में और राष्ट्रीय सत्ता को संभालने का मौका ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद और भाई भतीजावाद जो एलिगेशन आज कांग्रेस पे लगता है, और कहीं ना कहीं आप देखिए आज की तारीख में आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कांग्रेस की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वही कांग्रेस के कद्दावर नेता खुद जानते हैं। और चूंकि मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, न मेरा आम आदमी पार्टी से कोई रिलेशन है और न बीजेपी से है, मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको बता रहा हूं कि यहां कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यह है कि कांग्रेस में पूरी सभी पार्टियों में हाईएस्ट लेवल पर परिवारवाद है। अन्यथा कांग्रेस में कई अच्छे कद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस को खींच सकते हैं, लेकिन केवल परिवार 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 के पास अध्यक्ष का पद रहना, ये परंपरा शुरू कहां से हुई? तो ये नेहरू से हुई, जिसका
खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है और वो कुछ स्टेट तक सीमित रह गई है। राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका लगातार कम हो रही है। कांग्रेस चाहे जितना विरोध कर दे, लेकिन जब तक कांग्रेस खुद को अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं बनाएगी, तब तक कांग्रेस को एक डेमोक्रेटिक देश में मजबूत नहीं किया जा सकता। इस बात को कांग्रेस को समझना होगा कि कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो उसके अंदर है। वो शुरुआत कहाँ से हो रही है? वो नेहरू से हो रही है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना कि नेहरू के कार्यकाल में ही, जैसे आज कांग्रेस कहती है कि संविधान पे हमला हो रहा है, संविधान के आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, लेकिन आप अगर इतिहास उठा के देखोगे तो कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं। अगर वो काम नहीं किए होते तो शायद ऐसी स्थितियां आती नहीं। जैसे 356 जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उसका मिसयूज जो है वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। जैसे नेहरू के कार्यकाल में ही लेफ्टिस्ट पार्टी जो केरल में थी उसको डिसमिस करना, ये एक प्रकार का प्रांतीय अधिकारों पर हमला था। ये सही है कि संविधान के संवैधानिक अधिकार सबसे ज़्यादा केंद्र के पास में है, लेकिन केंद्र को राज्यों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बिंदु भी यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोधियों को कांग्रेस पर हमला करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? कि जैसे नेहरू कार्यकाल में 356 का मिसयूज हुआ और केरल की जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी उसकी सरकार को हटा दिया गया था। ये हमले थे। इसी प्रकार कुछ लोग पर्सनल हमला भी करते हैं, हालांकि मैं पर्सनल हमले में विश्वास कम रखता हूँ। जैसे कहते हैं कि पंडित नेहरू का माउंटबेटन की पत्नी एडविना के साथ जो लव अफेयर्स थे वो काफ़ी चर्चा में रहे। 2007 में 2007 में एक बुक भी आई है जिसमें माउंटबेटन की जो लड़की है उन्होंने बुक लिखी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ एडविना, मतलब माउंटबेटन की पत्नी के साथ नेहरू के रिलेशंस थे। हालांकि शारीरिक रिलेशंस की बात नहीं की गई है, वो अब रिलेशंस किस रूप में थे उसकी चर्चा वहाँ पर की गई है। लेकिन जो भी हो, ये भी भारतीय लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को ये अधिकार देता है कि सार्वजनिक जीवन में एक अपेक्षा की जाती है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर हो तो कम से कम बचे। लेकिन जस्ट मैं उस पॉइंट को यहाँ पर शामिल नहीं कर रहा हूँ। ये पर्सनल चीज़ें हैं, इन पर्सनल चीज़ों को पर्सनल तक सीमित रहना दिया जाए। अब फाइनली एनालिसिस, ध्यान रखना कि भारतीय राजनीति में नेहरू की उपलब्धियों को, उनके द्वारा तैयार किए गए पिलर्स को, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में एम्स, एनआईटी, ये सब चीज़ों संस्थाओं की स्थापना, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, मल्टी पार्टी सिस्टम को इस्टेब्लिश करने, भारतीय राजनीति को आगे ले जाने, भारत में जिस समय सांप्रदायिकता चरम पर थी उस समय सांप्रदायिक सद्भाव को स्थापित करने में, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने में, समाजवाद के एक नए रूप को लाने में, गांधीवादी मूल्यों को स्थापित करने में, मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करने में कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में नेहरू की भूमिका रही। तो अब आप एक क्वेश्चन आप लिखिए, मैं आपको मेंस के पॉइंट्स देता हूं। प्री के मैंने तमाम पॉइंट्स यहाँ पे चर्चा में किए हैं। उसके बाद में अगर हम करें तो आप एक क्वेश्चन मुझे लिख के बताओगे और वो आपका है कि क्या नेहरू गांधी की भाषा बोलते थे? क्या नेहरू गांधी की भाषा बोलते थे? दोनों के मध्य सहमति और असहमति के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। क्या नेहरू गांधी की भाषा बोलते थे? दोनों के मध्य सहमति और असहमति के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, यह आपको बताना है। दूसरा, भारतीय राजनीति में नेहरू के योगदान पर प्रकाश डालिए। नेहरू के योगदान पे प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन और, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की
की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और आप लोग ध्यान रखना, जब भी शब्द आएगा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में आपको उपलब्धियां भी बतानी होगी और आपको कमियां भी बतानी होगी। और एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया था, पंडित नेहरू की तुलना लॉर्ड कर्जन से कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन आप कैसे करते हो, और कर्जन का चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू से संबंधित ये टॉपिक यहीं तक था। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नए विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।